जी हाँ मित्रों, बजट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसको 10 मिनट में निपटाते हैं। आपके 10 मिनट में कैसे, वेट एंड वॉच। सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये स्लाइड को पढ़ो। डायरेक्ट टैक्सेस जो कंपनियों पे और इंसानों पे लगते हैं, उसमें मैंने जहाँ जहाँ ऑरेंज सर्कल मार्क किया है वहाँ पर सरकार ने नए बजट में कुछ चेंज किए हैं। क्या है, मैं एक एक स्लाइड में आपको बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस सब टॉपिक जो कंपनियों पे लगते हैं, उसके अंदर कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स या निगम कर। भारत की जो कंपनियां थी उसमें करीब 15 to 22% के आसपास लगता था। विदेशी कंपनियों में कितना लगता था, पहले उनके प्रॉफिट पे 40% टैक्स लगता था। फिर अभी लेटेस्ट बजट में सरकार ने इसको कम करके 35% कर दिया, ताकि ये जो विदेशी कंपनियां भारत में और आके धंधा करें, ये जो भी टेस्ला, इलॉन मस्क वगैरह, वो शायद सरकार की इच्छा है। तो पहला बड़ा सुधार क्या हुआ, कंपनियों पे, फॉरेन कंपनियों पे लगने वाले प्रॉफिट के ऊपर लगने वाले कॉरपोरेशन टैक्स में सरकार ने कमी की। दूसरा, ये जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वहाँ पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते तो कुछ बदमाश लोग उसमें ब्लैक का पैसा वाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का खेल कर रहे थे। इसलिए सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को मिलने वाले इन्वेस्टमेंट पे एक नया टैक्स लगाया था जिसको बोले एंजल टैक्स। अब नए बजट में बोला नहीं, अब से इसको डिलीट करते हैं ताकि भारत में और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा सके। सो एंजल टैक्स हैज़ बीन रिमूव्ड, ये दूसरी बात। तीसरा, ये जो भी फॉरेन डिजिटल एड, ई कॉमर्स वगैरह कंपनियां हैं, सपोज कि गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, एडोब फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है आप डिजिटली खरीदो उनकी वेबसाइट से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजिटली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से खरीदो, तो ये सब कंपनियों का भी तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने भारत में कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर भरना चाहिए, पर वो सब बदमाशी करते थे कि ये कारण है, वो कारण है, लूप होल इस्तेमाल करते थे। इसलिए सरकार उन पर लगाती थी इक्विलाइजेशन लीवाई, जो करीब जो भी 2% थी। अभी लेटेस्ट बजट ने बोला नहीं, इसको भी हम डिलीट करते हैं ताकि और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और विदेशी कंपनियां भारत में आए। तो ये तीसरा रिफॉर्म हुआ। तो मतलब अब तक हमने क्या देखा, कंपनियों, फॉरेन कंपनियों पे लगने वाले कॉरपोरेशन टैक्स में कटौती की गई है। फिर ये एंजल टैक्स को डिलीट कर दिया है, और ये जो फॉरेन कंपनियों पे इक्विलाइजेशन लेवल लगती थी वो टैक्स को भी डिलीट कर दिया है। सो 3 थिंग्स हैव हैपेंड। अभी हम बात करें कि डायरेक्ट टैक्स सब टॉपिक इंसानों पे लगने वाले, तो इनकम टैक्स के स्लैब चेंज हुए, खैर वो अगली स्लाइड में मैं बात करता हूँ। कैपिटल गेंस टैक्स में चेंज किए गए, वो भी अगली स्लाइड में बात करता हूँ। अभी के लिए मैं सबसे पहले निपटा दूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्सेस। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार में आप करते हैं ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है। तो जैसे शेयर, बॉन्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स पे आप बाइंग सेलिंग करते हैं, उस पर लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सरकार ने ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट पे लगता था उसको थोड़ा बढ़ाया है। इसलिए बढ़ाया ताकि जो बहुत ज़्यादा पूरा दिन लेके बैठे रहते थे, ये स्पेकुलेटिव एक जात का गैम्बलिंग ही है। कुछ दिन पहले मैंने वो एक वीडियो बनाया था, सैचेटाइजेशन फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, कि कैसे 10 में से 9 लोग इसमें पैसा डालते हैं, वो तो उनका तो लॉस ही हो रहा है। तो पब्लिक थोड़ा कम उसमें जाए, इसलिए सरकार ने टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया टू रिड्यूस द स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग इन दिस मार्केट। खैर अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स की लंबी चौड़ी थियरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम ऐसा है कि उसमें आप ये LIC, NPS वगैरह में जो भी लगभग 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो वो सब टैक्स में माफ है, तो वो अलग स्लैब होते हैं उसके। न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा है कि आप ऐसा कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करो वो कुछ माफ नहीं, पर उसके स्लैब थोड़े कम होते हैं, सस्ते वाले होते हैं, तो आपको टैक्स कम भरना पड़े। ये पूरी थियरी खुद में ही समझो आधा घंटा चले, वो या तो आप पुराना वीडियो देख लो विन 23 पिलर 2, या अगले साल फरवरी में विन 25 है उसको देख लेना, अभी उसमें वापस नहीं जा रहे। तो एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके अंदर ये स्लैब है। फिर एक न्यू टैक्स रिजीम थी, उसके अंदर ये स्लैब थे। अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसमें 2024 इलेक्शन के बाद जो जनरल बजट आया उसमें थोड़ा सुधार किया है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड, इसको वीडियो पॉज करके देख लेना। अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ये जो भी स्लैब चेंज किए, कि पहला जो 3 to 6 था उसको 3 to 7 लगा और उस पर 5% लगे वगैरह वगैरह, वो वीडियो पॉज करके देखो, आसान है। अब मान लो आपकी सैलरी हो 7.5 लाख रुपए, तो आपने 7.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स नहीं भरना। उसमें पहले था 50,000, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता था, तो बचे कितने, 7 लाख, उस पर इनकम टैक्स भरना पड़े। अब वो जो डिडक्शन था कितना, 50,000, उसको और बढ़ा के कर दिया है 75,000, ये इधर लिखा। और ऐसा करने से और ये स्लैब को ऑप्टिमाइज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो पहले आप टैक्स भरते थे उसके मुकाबले अप टू 17,500 रुपये आपको इनकम टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से क्या फ़ायदा है, हार्ट इमोजी। सरकार की तरफ से क्या है, लॉस, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन, रेवेन्यू फॉरगॉन।
लेकिन वो भी क्यों ज़रूरी है? ताकि मिडिल क्लास जिसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको थोड़ी राहत देनी है, थोड़ा पैसा बचेगा, कुछ नया मोबाइल खरीद लेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ये सब उसमें बातें। इसके बाद बड़े सुधार हुए हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। वैसे आपके पास कोई एसेट, मैं 10 लाख का मकान खरीदूं और फिर 12 लाख में बेचूं तो मेरा फ़ायदा कितना, प्रॉफिट 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए उस पर मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़े। उसी तरह दूसरी भी जो एसेट्स होती हैं जैसे शेयर्स हैं, व्हीकल है, ज्वेलरी, पेंटिंग, बिटकॉइन, ये सब पे लगता है। कितना लगता है? अलग अलग एसेट पे अलग अलग है। जैसे बिटकॉइन पे 30% लगता है, बाकी एसेट पे जो भी 10%, 15%, 20% कुछ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदो 3,000 का और फिर उसको आप बेचो 4,000 में, तो आपका फ़ायदा कितना हो? 1,000। अब ये जो 1,000 है इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? डिपेंड करता है। खरीदने के 1 साल भीतर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था, जो पहले करीब 15% था, अभी नए बजट में बढ़ा के 20% कर दिया। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, सरकार, क्योंकि आप समझो जल्दी बेचोगे तो टैक्स ज़्यादा लगता है। अगर आप 1 साल के बाद उसको बेचो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना था, जो पहले 10% था, अभी बढ़ा के 12%, 12.5 किया। ये सब क्यों किया है? क्योंकि एक तो शेयर मार्केट आप जानते हैं आजकल बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो जब पब्लिक पैसा कमा रही है तो सरकार भी चाहेगी ना कि हमको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिले, तो इसलिए टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया गया, इससे क्या फ़ायदा है? अब पब्लिक थोड़ा ठहर के, कि भाई मैं तुरंत 1 साल में बेच दूंगा तो 20% टैक्स लगना है, तो मैं थोड़ा ठहर के बैठता हूँ, 1 साल बाद बेचूंगा तो कम टैक्स लगना है। तो ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी, अस्थिरता कब होती है? जब डेली बैठ के पब्लिक बाइंग सेलिंग करे। तो उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने ये प्रशंसनीय कदम उठाया है। अभी जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, इसमें एक नई कंट्रोवर्सी चली जिसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन ऐसा है, मान लीजिए मैं 1971 में एक बंगला खरीदूं 1 लाख रुपए में। अब कि 1 लाख में किधर बंगला आता है, 1 रूम का भी मकान नहीं आता। यू आर राइट, पर आप साल भी तो देखो, 71 में तो 1 लाख तो 1 करोड़ जैसा होगा आज की तारीख का। अब मैं उस बंगले को मान लीजिए 2024 में 1 करोड़ में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो? जो भी 99 लाख रुपीस। तो इस पर कितना लगे कैपिटल गेन्स टैक्स? कितना? ये पुरानी स्लाइड जाए, 12.5%, क्योंकि क्या हुआ, हमने 1 साल के बाद बेचा, 12.5%। अब प्रश्न है, क्या 12.5% ऑफ द एंटायर 99 लाख रुपीज़ मुझे भरना है? नहीं, उसमें इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट किया जाता था कि 71 से लेके अब तक महंगाई मान लीजिए 30 गुना बढ़ गई है या कुछ, तो उस हिसाब से फॉर्मूला आती थी। तो 99 लाख नहीं, वो बोले कि नहीं, तुम सिर्फ 3 लाख का ही प्रॉफिट है ऐसा गिनना, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, और उस के ऊपर आप टैक्स भरना। इसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो पहले पूरा शाश्वत था कि जो भी 71 से लेके अब तक। अब क्या बोला, नहीं, 2000 साल और उसके बाद तक का जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना ही आपको हम एडजस्ट करेंगे, उससे पहले जितना इन्फ्लेशन हुआ होगा वो सारा एडजस्ट नहीं करेंगे। तो तकलीफ उनको होगी जिन्होंने बहुत पहले समय में कुछ खरीदा हो, जो भी शेयर बॉन्ड या ये गोल्ड प्रॉपर्टी, और अब उसको बेचें तो साल 2000 और उसके बाद तक की महंगाई का एडजस्टमेंट यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिले, पुराना वाला नहीं मिले, ऐसी कुछ बात है। ये मेरी प्राथमिक समझ है न्यूज़पेपर और टीवी देख के। उसमें ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछो और भी बारीकियाँ होगी जो मेरे को नहीं पता, पर हम लोग एग्ज़ाम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी नहीं किया, तो डोंट टेक टू मच लोड। अब जो चीज़ आप सबको रट्टा मारनी है वो ये है कि कौन से टैक्स में सबसे ज़्यादा कमाई होगी। हाँ, तो इधर है, ये वीडियो पॉज करके छाप दो दिमाग में। इनकम टैक्स पे सबसे ज़्यादा कमाई होगी, दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरा कॉर्पोरेशन टैक्स, चौथा पेट्रोल डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, पांचवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला कस्टम्स ड्यूटी, छठा सर्विस टैक्स। देखिए सर्विस टैक्स वैसे तो डिलीट हो गया, अब तो लगता है जीएसटी। जैसे पहले कोचिंग क्लास पे सर्विस टैक्स लगता था, अभी जीएसटी लगता है। पर जो पुराने केस हैं, लेगेसी इशू, उसका सेटलमेंट में कुछ पैसा आएगा ऐसा बोल के सरकार ने 100 करोड़ लिखा है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुए, तो आप जानते हैं जीएसटी को तो यूनियन गवर्नमेंट अपने से चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा एक जीएसटी काउंसिल होगी जिसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि यानी मेंबर्स होंगे, एंड कलेक्टिवली दे विल डिसाइड कि जिसमें जो भी यूनियन का 1/3 वोटिंग पावर है, स्टेट का 2/3 वोटिंग पावर है। तो बजट के अंदर, यूनियन बजट में जीएसटी में कोई बड़ा सुधार वो कर नहीं सकते, इसलिए उसमें कुछ है नहीं, वो बस प्रशंसा और पीठ थपथपाई कि हमने बहुत पैसा कमा लिया वगैरह। एक्साइज ड्यूटी में भी कोई चेंज नहीं। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगती है, इसमें माइनर चेंजेस है कि जैसे कैंसर की इंपोर्टेड ड्रग्स पे डिलीट कर दिया, अबॉलिश कर दिया। कुछ रॉ मटेरियल जो थे, जो भी स्टील या डायमंड इंडस्ट्री को चाहिए थे, उस पर थोड़ा कम किया है। कुछ जगह बढ़ाया है सरकार ने। भाई मोबाइल चार्जर वगैरह
उस पर हम इम्पोर्टेड पे पहले ज़्यादा टैक्स लगाते थे क्योंकि हम चाहते थे लोकल इंडस्ट्री का लोग माल स्वदेशी ज़्यादा खरीदे। लेकिन अब लोकल इंडस्ट्री भी मैच्योर हो चुकी है, तो कस्टमर फॉरेन का भी खरीदना चाहे तो उसको फैसिलिटी हम देंगे। इसलिए ऐसे मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा इम्पोर्टेड कस्टम ड्यूटी कम किया है। वैसे कौन सी चीज़ पे कस्टम ड्यूटी कम ज़्यादा किया वो मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी पुअर। कोई भी परीक्षा में वो बहुत ऐसा पूछते नहीं कि कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज किए। इसके अलावा टैक्स हैरेसमेंट कम करने के लिए, कर उत्पीड़न, ये ऑफिसर आपको नोटिस भेजे, ये सबको कम करने के लिए क्या है, टीडीएस के रेट्स कम किए गए। अब वो क्या, वो थियरी में कई बार पढ़ा चुका हूँ, पुराने वीडियो देख लो। बहुत पुराने केस खोले नहीं जाए, जो भी सपोज कि 6 साल पुराना कोई केस होगा तो वो अब नहीं खोलेंगे वो। अदरवाइज ये क्या करते थे, परेशान करने के लिए पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट निकाल के नोटिस भेजे, फिर रिश्वत मांगे, ये सब बदमाशी चलती थी। तीसरा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। उसके लिए विवाद से विश्वास स्कीम पहले भी थी और फिर से इसको आगे लाएंगे 2024 में। वो बात ऐसी है, विवाद से विश्वास क्या कि ये देवगन ने रेड मारी ताऊजी पे और फिर उनका केस जो भी इनकम टैक्स कमिश्नर सुन रहा है उसमें देवगन जीता, तो ताऊजी ऊपर जो भी ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सालों तक केस चलते थे। तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, थोड़ा मैं माफ़ करता हूँ, थोड़ा आप माफ़ कर दो, ऐसी चीज़, उसको बोलते हैं विवाद से विश्वास। चौथा, सरकार ने बोला ये जो इनकम टैक्स एक्ट है जो भी 1961 या कभी बना था उसमें बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारे लिटिगेशन होते हैं, तो इसको एक आसान कानून से हम बदल देंगे। ऐसा मेरे ख्याल से पहले भी बात हुई थी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड। अब इसके लिए 6 महीने तक हम स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा सरकार ने बोला है, तो फिर हम देखेंगे जब होता है। और भी छोटे मोटे सुधार लिए, पर उसमें से एमसीक्यू का सीन कम बनता है तो बहुत हम दिमाग नहीं खर्च कर रहे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था 10 मिनट में निपटाते हैं, 11 मिनट तो इधर ही हो गए, बट आप समझो दिमागी रूप से वो 10 मिनट का ही माल है। हाँ, तो टैक्स खत्म हुए, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा डेफिसिट और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम में क्या नए सुधार हैं। देखिए, मैं तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया सारी थियरी में फिर से नहीं समझा रहा। वो या तो इंटरिम बजट वाला 3 घंटे का सेशन देख लो या अगले साल फरवरी में विन 25 है उसको देख लो, क्योंकि तब एक और बजट आएगा, फिर से मेरे को यही प्रवचन देना है। एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, एग्ज़ाम तो है मई महीने में। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, ये यूट्यूब पर ऐसा छोटा छोटा बिखरा बिखरा इधर उधर करने की जगह, और सारे सब्जेक्ट के लिए थियरी, करंट, प्रीलिम, मेन, सीसेट, आंसर राइटिंग, नोट्स, ये सब कुछ के साथ तो अनअकैडमी 15 महीने का सब्सक्रिप्शन जिसमें प्रीलिम भी मेंस भी सब कुछ हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 23,999 के भाव में। और ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये मेरे ख्याल से 26 तारीख तक है, उसके बाद वो वापस इसको ऊपर कर देंगे भाव, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अनअकैडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स की, एक ही बार में आपने ज्वाइन किया तो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, हिंदी मीडियम से पढ़ना है, बाइलिंगुअल से पढ़ना है, सारे बैच सभी अनलॉक हो जाते हैं, इधर से उधर आप स्विच मारो, कोई अलग फी उसकी है नहीं। खैर, मैं आपको बता रहा था डेफिसिट का क्या है। देखिए, डेफिसिट की जितनी फॉर्मूला है उसकी सारी थियरी, चाहे एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की बुक्स है, वो सारी मैं बजट, इंटरिम बजट 2024 के फरवरी के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अभी वापस वो आधा घंटा प्रवचन मुझे करना नहीं है, वो रट्टा मारो जिंदाबाद। और उसी हिसाब से ये लेटेस्ट जो बजट आया चुनाव के बाद उसमें क्या डेटा है ये भी इधर दिया, रट्टा मारो जिंदाबाद, खत्म। ग्राफ के हिसाब से परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी क्या हो रहा है, रट्टा मारो जिंदाबाद। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट भी रट्टा मारो जिंदाबाद। अभी कितना है, 4.9, अगले साल कितना करना है, 4.5 या उससे कम, तो ये भी रट्टा मारो जिंदाबाद। सब्सिडी, कुछ बार ऐसा पूछते कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जा रही है, तो सब्सिडी का भी डेटा आपके सामने, रट्टा मारो जिंदाबाद क्या है। फूड सब्सिडी में सबसे ज़्यादा 2 लाख करोड़ जाएंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी में दूसरे नंबर पर 1.64 लाख करोड़ जाएंगे। तीसरा है पेट्रोलियम पे, हालांकि पेट्रोल डीजल पे तो सरकार नहीं देती, पर एलपीजी सिलेंडर पे जो प्रधानमंत्री क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल स्कीम है उस हिसाब से जाती। सो दीज आर द 3 मेजर सब्सिडीज। अब बात आती है योजनाओं की। देखिए, योजनाओं में हिसाब ऐसा है, 6 पिलर में मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, हर पिलर में मेजर चीज़ क्या है इसकी मैं अभी आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। एग्जैक्ट स्कीम का प्रोविजन क्या है वो तो समझो बजट में खुद भी नहीं बोला, वो तो बाद में वो अनाउंस करें। फॉर एग्जांपल, एक बार आई थी कि विश्वकर्मा स्कीम फॉर जो भी कारपेंटर और बाकी जो आर्टिजन है, तो बजट में बोला करेंगे, फिर उसमें एग्जैक्ट स्कीम क्या है वो तो 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि ये एलिजिबिलिटी वगैरह, तो अभी उसमें हम जा ही नहीं रहे क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। हाँ, तो 6 पिलर के हिसाब से मेजर अनाउंसमेंट क्या। पहला पिलर मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पेंशन। तो आप को भी फैक्ट्री में काम करो, ईपीएफओ का पेंशन मिलता है। उसके अंदर उद्योगपति को बोला कि नए लोगों को आप नौकरी पे रखोगे, हम आपको इतना इतना जो भी सब्सिडी कुछ देंगे। आप पहली बार ज्वाइन करोगे एक नौकरी अपने जीवन में और ईपीएफओ में रजिस्टर करोगे पेंशन के लिए, तो सरकार आपको 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देगी। हालांकि इसमें कुछ सीलिंग होगी, 1 लाख रुपये तक का सैलरी तो आपको ये मिलेगा वगैरह वगैरह।
एनपीएस क्या, नेशनल पेंशन सिस्टम, आप पैसा इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में जाए, फिर आपको रिटायरमेंट एज पे पेंशन मिले। इसमें दो वादे चले, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पुरानी स्कीम जिसमें सीधा सरकार हमको पैसा देती थी, ओपीएस लाना है, तो सरकार ने कोई प्रॉमिस नहीं है, उन्होंने बोला हम सोचेंगे, कमेटी बिठाइए। दूसरा, सरकार अभी बोले बजट में एनपीएस वात्सल्य, छोटे बच्चों का भी पेंशन अकाउंट आप शुरू से खोल सकते हैं। बैड लोन से लड़ने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, वो बहुत महान है, उसमें छोटे मोटे सुधार करेंगे, ऐसी बात है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन के लिए एक मुद्रा स्कीम थी, उसमें जो भी शिशु, तरुण, किशोर, ऐसे 3 जात के लोन थे, मेरे ख्याल से 50,000 से लेके 10 लाख के लोन मिलते थे, तो 10 लाख की सीमा को बढ़ा के 20 लाख किया है। पर ये सबको नहीं हुआ, ऐसा है आपने पुराना लोन टाइम पे चुका है तो ही आपको ये मिलेगा। इसके अलावा भी एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी और उसको आसानी से लोन मिले, उसका लोन का जो भी क्रेडिट रेटिंग आसानी से हो सके, इसके अलग अलग रिफॉर्म्स लिए हैं, जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे विन 25 अगले साल फरवरी में, क्योंकि एग्जाम कल सुबह नहीं है। दूसरा पिलर है बजट टैक्सेशन, तो उसमें टैक्स डेफिसिट की तो बात मैंने कर दी। तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें एक तो कस्टम ड्यूटी में ऑप्टिमाइजेशन किए, एफडीआई में कुछ टेक्निकल रिफॉर्म लेंगे, और कहा रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे। वैसी बात है, हम रशिया से ऑयल खरीदें और सीधा उसको डॉलर में नहीं रुपये में पैसा दें, नॉस्ट्रो वास्ट्रो अकाउंट, ये भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, वो बात इधर रिपीट हुई है। उसके बाद आता है पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर में तो ढेर सारी चीज़ें हैं, पर दिल बाग बाग हो जाए ऐसा कोई नया योजना टाइप का तो नहीं दिखा मुझे। तो एग्रीकल्चर में बहुत कुछ है, हालांकि वो जब अपना हैंड आउट आएगा देख लेना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे भी बहुत कुछ है, वो भी हैंड आउट आएगा तब देखिए, क्योंकि अभी सीधा उसका एमसीक्यू टाइप का सीन कम है। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आंध्र और बिहार को पैकेज के रूप में कुछ 1000 करोड़ दिए गए। हालांकि कंट्रोवर्सी ये है कि ये सरकार अपने पॉकेट से नहीं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या नहीं आईएमएफ तो इसमें नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से सरकार लोन दिलवाएगी, खुद के पॉकेट से नहीं दे रही, ऐसी बात है। डिजास्टर के लिए कुछ स्टेट को और पैसा दिया, क्लीन एनर्जी और ये सब क्रिटिकल उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पैसा और मदद करेंगे। अर्बन और रूरल एरिया में लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो, उसका सब कंप्यूटर में डेटाबेस हो, आधार कार्ड के साथ लिंक हो, ये सब करने के लिए सरकार ने कहा कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। छठा पिलर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वीकर सेक्शन वगैरह, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी। तो एजुकेशन में 10 लाख रुपए तक के लोन एजुकेशन के, और उसमें 3% ब्याज में सरकार सब्सिडी देगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप में जा सकें, इसके लिए सरकार ने स्कीम बनाई, और ऐसी इंटर्नशिप पे सरकार उन बच्चों को 1 साल के लिए 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देगी। शेड्यूल ट्राइब के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ऐसी नई स्कीम आएगी। हालांकि इससे पहले भी ऐसी और स्कीम आ चुकी है, तो एग्जैक्ट प्रोविज़न क्या है जब आए तो हम देखेंगे। वीमेन वेलफेयर के लिए जो जेंडर बजट में पहले से 5 लाख करोड़ कुछ ज़्यादा दिए, और ऐसा बोला है कि जब आप मकान खरीदते हैं तो उसमें उसका रजिस्ट्री कराते हैं, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाता है स्टेट गवर्नमेंट। तो मान लीजिए पुरुष के नाम पे करो तो 2% लगे, महिला के नाम पे कराओ तो 1.8% लगे, ऐसा हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करेंगे, आप ऐसा करो। अब एनकरेज करेंगे का मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट सीधा तो बोल नहीं सकती, स्टैम्प ड्यूटी तो राज्य सरकार का टैक्स है, पर वो शर्त है कि फाइनेंस कमीशन की ये वाली ग्रांट, ये वाली योजना की ये वाला पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप ये वाला रिफॉर्म लोगे। इससे फ़ायदा क्या, महिला के नाम पे मकान रजिस्टर हो तो डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी सब चीज़ों में थोड़ी उसको राहत रहे। अब ये जो स्कीम्स हैं, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया 6 पिलर के अंदर। असल में सुकून से उसका मैं हैंड आउट बना रहा हूँ, शाम तक में बन जाना चाहिए, फिर मैं उसको अपलोड करूँगा, लिंक इधर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वापस आके देख लेना। अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है तो समझो बहुत लोड मत लो, आप भी मत लो, और मैं तो नहीं लेता, क्योंकि मैं नदी किनारे, वो ध्यान करो तो पता चल जाता है, ये तो पानी बहते रहता है। ये जुलाई में आया बजट, फरवरी में आएगा, मई महीने में परीक्षा है, तो भाई क्या छाती पीटनी, सुकून से रहियो। अब कुछ लोग कहेंगे अपन ये तो सब ठीक है, अपन बजट का कंक्लूजन, आपको बजट कैसा लगा, बजट का क्या रेटिंग दोगे आप 10 में से? तो भाई ऐसा कौन पूछ रहा है, एग्ज़ाम में तो कोई पूछता नहीं। हालांकि फरवरी में ही बजट आए और फरवरी में ही आपका यूपीएससी का इंटरव्यू हो, तब वो आपको कुछ तैयार करके जाना चाहिए। अभी के लिए तो लोड लेना नहीं, वो भी विन 25 में देखेंगे। फिर भी किसी को मेरा रेटिंग जानना है तो अभी मैं कल दूरदर्शन गिरनार यानी गुजराती चैनल पे गया था, उधर मैंने जो बोला वो दिया है, आप समझ सको गुजराती में तो देख लो। ડોક્ટર મુનલ, આ બજેટને સમરાઇઝ કરવું હોય આપણા શબ્દોમાં તો કેમનું કરશો? મિત્રો, હંમેશા જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ જે પ્રકારનું ટ્વિટર કે સોશિયલ મીડિયાથી જ્ઞાન કન્ઝ્યુમ કરતો હોય, એટલે એક પ્રકારની લાગણી કે અપેક્ષા હોય કે અચાનકથી જેમ જાદુની છડીથી બધું સારું થઈ જાય, પણ જે પબ્લિક ફાઇનાન્સ છે એ વિષયની તરીકે અને એક મોટું જહાજ છે,
એ ચાલી રહ્યું હોય તો એને બહુ ઝડપથી આમ તેમ વાળી ન શકાય, એ મોટરસાઇકલ નથી. પરંતુ સરકારે જે પોતાની તરફથી પ્રયત્નો કર્યા છે, ખાસ કરીને આપણે એ પણ યાદ રાખવું રહ્યું કે લગભગ 98 કરોડ જેટલા વોટર છે, એ પૈકી મુશ્કેલથી 7 કરોડ લોકો ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરે, એ પૈકી મુશ્કેલથી 2 કરોડ લોકો અસલમાં ઇન્કમટેક્સ ભરે, કેમ કે જે પણ 7 લાખની આસપાસ સુધી તો ભરવાનું નથી. તો ટેક્સ ટુ જીડીપી આપણું લગભગ 11% છે, અને એની અંદર આટલી બધી યોજનાઓને આટલા બધા લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂરી કરવી, અને સાથે આપણી રક્ષા, પોલીસ, ન્યાયતંત્ર એ બધું પણ સંભાળવાનું છે. એટલે એ બધાની વચ્ચે સરકાર જ્યારે માર્ક કરીને ચાલતી હોય, તેમ છતાં જે પ્રકારનું બજેટ બનાવ્યું છે, ઉત્તમ પ્રયત્ન છે, અને આપણે દેશ નિર્માણમાં પોતાની તરફથી પણ કાર્ય કરતા રહીએ અને સારું થઈને આવશે એવી અપેક્ષા રાખીએ. મુકેશભાઈ, છેલ્લી ઓવરનો છેલ્લો બોલ. હું એમ કહીશ કે નિર્મલાજીનું આ 7મો ઓલ ધ બેસ્ટ, લેટ્સ ક્રેક ઇટ.